हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग मॉडर्न इंडिया के नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ूंगा जो कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित है। हम सभी देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, हायर लेवल का हो या लोअर लेवल का हो, कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड मुख्य घटनाओं के बारे में क्वेश्चंस पूछे ही जाते रहते हैं। तो चलिए हम लोग आज कांग्रेस से रिलेटेड दो मुख्य अधिवेशन के बारे में पढ़ते हैं जहां से सवाल आने ही आने हैं। और दो मुख्य अधिवेशन में सबसे पहला सूरत अधिवेशन, जिसको हम लोग कांग्रेस में सूरत फूट या विभाजन, सूरत फूट या विभाजन के नाम से जानते हैं। और यह घटना 1907 ईस्वी में घटी थी। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो अस्पष्ट धड़ा या दो अस्पष्ट समूह में बट गया, जिसमें कांग्रेस में एक दल नरम दल और एक दल को गरम दल कहा गया। नरम दल और गरम दल कहा गया, या इसको कभी कभी नरम पंथ या उदार पंथ, नरम पंथ या उदार पंथ, और इसको गरम पंथ या उग्र पंथ के नाम से जाना जाता है। तो यह कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन था जिसमें पहली बार कांग्रेस में फूट पड़ गई और कांग्रेस स्पष्टतः नरम दल और गरम दल यानी दो अलग अलग विचारधारा वाले, विरोधी विचारधारा वाले खेमा में बट गई। इससे लंबे समय तक कांग्रेस को लॉस हुआ। अब ये जो विभाजन था 1907 का, ये अचानक नहीं हुआ। प्रत्येक घटना की पृष्ठभूमि तैयार होती है और उसका प्रस्फुटन बाद में होता है। तो ये जो कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ, इसकी नींव 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन, 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन में ही पड़ गई थी। याद रखेंगे, बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोखले, जो उदारवादी नेता थे। जैसा कि हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि आरंभिक दौर में उदारवादियों की पकड़ थी और उदारवादी नेता थे गोखले। और यहीं पर कांग्रेस के दो दलों के बीच वैचारिक मतभेद आरंभ हो गया। और वैचारिक मतभेद का मुद्दा दो था। सबसे पहला तो इस अधिवेशन में उग्रपंथियों ने यानी गरमपंथियों ने उदारवादियों की याचिका तथा याचना की नीति, ये उदारवादी की नीति थी, जिसको कभी कभी ट्रिपल पी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो उदारवादियों की याचिका तथा याचना की नीति का घोर विरोध किया। यहीं से मतभेद का आरंभ होता है। तो कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष गोखले थे, उग्रपंथियों ने उदारवादियों की जो नीति थी, याचिका तथा याचना की नीति, इनका जमकर विरोध किया। इसके बाद यहीं पर स्वदेशी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप स्वदेशी आंदोलन आरंभ हो चुका था, उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। अब स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा मुद्दा था जिस पर कांग्रेस के दो समूहों के बीच जबरदस्त मतभेद उभर कर आया। वस्तुतः उदारवादियों का कहना था, उग्रवादियों का कहना था, उग्रपंथियों का कहना था, गरमपंथियों का कहना था कि स्वदेशी का विस्तार पूरे भारत में हो। स्वदेशी और बहिष्कार, क्षमा करें, स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार आंदोलन का जो विस्तार है यह पूरे भारत में हो।
और सभी समूह को इससे जोड़ा जाए। जबकि उदारपंथियों का कहना था कि नहीं, स्वदेशी का विस्तार पूरे भारत में नहीं होना चाहिए और इसको बंगाल तक ही सीमित रखना चाहिए। तो ये दो मुद्दा मतभेद का उभर कर आ गया बनारस के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष गोखले थे। और दो मुद्दा था कि सबसे पहले गर्मपंथियों ने उदारवादियों की याचिका तथा याचना की नीति का विरोध किया, और दूसरा कि स्वदेशी आंदोलन के प्रसार को लेकर के दोनों के बीच जबरदस्त मतभेद उभरा। उग्रपंथियों का कहना था, गर्मपंथियों का कहना था कि स्वदेशी का विस्तार प्रसार पूरे भारत में होना चाहिए और सभी वर्गों और समूहों को इससे जोड़ा जाना चाहिए। जबकि इसके ठीक विपरीत उदारपंथियों का कहना था कि नहीं, स्वदेशी बंगाल तक ही सीमित रहना चाहिए। तो यहाँ मतभेद उभरा। इससे भी एक और मतभेद उभरा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में और मतभेद उभरा, और यहाँ पर मतभेद का कारण था अध्यक्ष पद को लेकर के। मुख्य जो मतभेद का कारण था वह था अध्यक्ष पद को लेकर के। एक्चुअली कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उग्रपंथी जो थे, या तो तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इन्होंने जोर दिया कि अध्यक्ष लाला लाजपत राय या तिलक को बनाया जाए, जो उग्रपंथ के मुख्य नेता थे। और उदारपंथियों का कहना था, उदारपंथियों का कहना था कि नहीं, रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया जाए। अब इस मुद्दा पर जबरदस्त मतभेद उभरा। यानी कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनाने के मुद्दा पर नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच जबरदस्त मतभेद उभरा। गर्मपंथी तिलक या लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। नरमपंथियों का कहना था कि नहीं भाई, उदारपंथियों का कहना था कि नहीं भाई, रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया जाए। और तनाव काफ़ी बढ़ गया। अंततः दोनों के बीच बचाव हुआ, समझौता हुआ, और उदारपंथियों ने अंततः दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया कलकत्ता अधिवेशन में। यहाँ जबरदस्त मतभेद उभरा। तो मतभेद की शुरुआत बनारस अधिवेशन से ही हो गई थी। दूसरा बड़ा मतभेद अध्यक्ष पद को लेकर कलकत्ता में हुआ, और तीसरा मतभेद 1907 में भी हुआ। इसलिए कि 1907 का जो अधिवेशन होने वाला था, तो उग्रपंथियों का कहना था कि यह अधिवेशन नागपुर में होना चाहिए, और इसका अध्यक्ष पद या तो तिलक को दिया जाए, या नहीं तो फिर लाजपत राय को दिया जाए। उदारपंथियों का कहना था कि नहीं भाई, अधिवेशन सूरत में ही होगा किसी कीमत पर, और इसका अध्यक्ष ना तो तिलक को बनाया जाएगा, ना ही लाजपत राय को बनाया जाएगा। अंततः इसका अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बना दिया गया। अब इस मुद्दा पर तनाव इस कदर बढ़ा, मतभेद पराकाष्ठा पर पहुंच गया। अंततः कांग्रेस दो धड़ा में बट गया, जिसे नरम दल और गरम दल कहते हैं। तो सूरत फूट की घटना 1907 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि 1905 के बनारस अधिवेशन, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन और 1907 के सूरत अधिवेशन से जुड़ता है। और ये सभी प्रश्न तार्किक और फैक्चुअल दोनों ढंग से एग्जाम में आते हैं। आप मेंस राइटिंग में भी दोनों को पूछता है, टिप्पणी में आसानी से लिख सकते हैं, सभी पर्पस आपके सॉल्व होंगे। तो ये याद रखें सूरत फूट या विभाजन के बारे में।
इसके बाद कांग्रेस का जो दूसरा प्रमुख अधिवेशन हम लोग पढ़ेंगे जो इसी से संबंधित है वह है अब हम लोग दूसरा अधिवेशन पढ़ते हैं लखनऊ अधिवेशन, जिसको हम लोग लखनऊ समझौता लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं, जो 1916 ईस्वी में हुआ लखनऊ में। और ध्यान रखें इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और इस अधिवेशन की दो घटनाएं मुख्य थी। दो घटनाएं मुख्य थी, जिनमें पहली घटना थी कांग्रेस का एकीकरण और दूसरी घटना थी कांग्रेस लीग समझौता। तो सबसे पहले पहली घटना को देखते हैं, जहाँ से हमारे सवाल काफ़ी आते हैं। आप अभी आपने पढ़ा है कि 1907 ईस्वी में जब कांग्रेस पहली बार नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी, तो कांग्रेस निष्क्रियता का शिकार हो गई थी। कंप्लीट कांग्रेस निष्क्रिय हो गई थी। निश्चित रूप से जब दोनों निष्क्रिय हो गए थे, निश्चित रूप से जब दो धारा अलग अलग हो गया, तो किसी की पूछ नहीं थी, किसी का राजनीतिक महत्व नहीं था। हम लोग कहते हैं कि एकीकरण में बल होता है और फूट से बड़ी शक्ति कमज़ोर हो जाती है, वह स्थिति थी। इतनी भी महत्वपूर्ण पार्टी कांग्रेस निष्क्रिय हो चुकी थी। इधर देश में राष्ट्रवाद की लहर काफ़ी बढ़ रही थी, राष्ट्रीयता की भावना या राष्ट्रवाद की लहर काफ़ी बढ़ रही थी। और इस दौरान बड़े बड़े राष्ट्रवादी नेता जोर शोर से मांग कर रहे थे कि कांग्रेस के बीच एकीकरण होना चाहिए। इसी में तिलक जब जेल से निकले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तिलक को जेल में बंद कर दिया गया था, बर्मा के मांडली जेल में, और तिलक रिहा हो चुके थे। तिलक को जेल से जब रिहा कर दिया गया था, तो तिलक ने बड़ी जोर शोर से प्रयास करना आरंभ कर दिया। इधर उदारवादी भी चाह रहे थे कि राष्ट्रवाद की इतनी तेज लहर में एकीकरण हो जाना जरूरी है। अंततः कांग्रेस के नरम दल तथा गरम दल के बीच एकीकरण हो गया। तो यह 1916 के लखनऊ अधिवेशन की पहली घटना थी। दूसरी घटना कांग्रेस तथा लीग के बीच समझौता। इसको बहुत कम बच्चे समझते हैं कि कांग्रेस तथा लीग के बीच क्या समझौता हुआ। इसके पृष्ठभूमि ध्यान में रखें कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसका पूरा नाम था, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने कांग्रेस के विरोध में करवा दिया था, क्योंकि अंग्रेज़ों की नीति ही थी फूट डालो और शासन करो। तो एक्चुअली अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के दिमाग में इस बात को भर दिया कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और सवर्ण हिंदुओं की पार्टी है, यह मुस्लिमों के हित के लिए कभी काम नहीं करती है। तो संप्रदायवाद के विकास का चक्र तो इस काल में चल ही रहा था, धार्मिक मतभेद तो था ही, और अंततः अंग्रेज़ों ने इनके दिमाग में इस कदर नकारात्मक भावना को भरा कि याद रखें कि मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में कांग्रेस के विरोधी दल के रूप में हो गया था। तब से मुस्लिम लीग के नेता और कांग्रेस के नेता एक दूसरे से खफा चल रहे थे, दूर चल रहे थे, दोनों में फूट पड़ी हुई थी, दोनों एक दूसरे के प्रति आलोचनात्मक भावना को आगे बढ़ा रहे थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे।
ये काफ़ी जटिल परिस्थिति थी और अंग्रेज़ों की मंशा पूरी हो रही थी, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि दोनों अलग अलग रहें, कभी एकजुट न हो, शक्ति इनकी कमज़ोर रहे। तो लंबे समय तक दोनों एक दूसरे की विरोधी बनी रही और मुसलमान नेता मुस्लिम लीग के समर्थन में और देश के राष्ट्रवाद अलग, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग अगर अंग्रेज़ों के सपोर्ट से मुस्लिम लीग का गठन हुआ था तो वो राष्ट्रवाद की भावना को छोड़ रही थी। इस काल में बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने राष्ट्र की आज़ादी के लिए गतिविधियों का संचालन किया, जिनमें सबसे प्रमुख नेता थे मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद, और याद रखें कि मौलाना आज़ाद ने एक पत्र का प्रकाशन किया था जिसका नाम था अल हिलाल। यह राष्ट्रवादी पत्र था और इसमें राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रकाशन होता था। इसी दौरान मौलाना मोहम्मद अली ने भी राष्ट्रवादी समाचार पत्र का प्रकाशन किया जिसका नाम था कॉमरेड। अब जब ये दोनों पत्र राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रकाशन करने लगा तो अंग्रेज़ों ने या अंग्रेजी सरकार ने इन दोनों पत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया। इससे मुसलमानों का मोह भंग होने लगा अंग्रेज़ों के प्रति और ये समझने लगे कि अंग्रेज़ किसी के नहीं हैं, केवल स्वार्थ के मारे हैं। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये किसी भी स्तर तक लोगों का दुरुपयोग कर सकते हैं और केवल तुष्टीकरण की नीति के तहत ये मुसलमानों का समर्थन करते हैं। इसके बाद और क्या घटना घटी कि जब इस पत्र के पर प्रतिबंध का विरोध किया जाने लगा तो मौलाना आज़ाद अली बंधु, आप पढ़ते हैं, ये वही अली बंधु हैं जिन्होंने आगे चल के खिलाफत आंदोलन का संचालन किया था। अली बंधु दो थे, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। तो अली बंधु राष्ट्रवादी नेता थे, मौलाना आज़ाद राष्ट्रवादी नेता थे और इसी काल के एक बहुत ही बड़े राष्ट्रवादी नेता थे हशरत मोहानी। और इन्होंने जब राष्ट्रवाद का प्रसार शुरू किया तो इन सभी को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद पूरी तरह से मुस्लिम लीग का मोह भंग हो गया और मुस्लिम लीग फिर कांग्रेस के नज़दीक आने लगी। अंततः 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ तो तिलक और जिन्ना, याद रखें इस काल तक जिन्ना राष्ट्रवादी थे। जो जिन्ना आगे चल के पाकिस्तान के निर्माता माने जाते हैं और हिंदू और मुस्लिम एकता के कट्टर विरोधी हो गए, वो जिन्ना कभी हिंदू और मुस्लिम एकता के ज़बरदस्त समर्थक थे। और एक प्रश्न भी आता है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा? किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा? तो समझ सकते हैं। और यह बात किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं कही, इस बात को कहा था सरोजिनी नायडू ने, जो प्रखर राष्ट्रवादी थी। तो वास्तव में आरंभिक दौर में ये मोहम्मद अली जिन्ना गांधी के बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे। ये भी गुजरात के ही थे और वकील थे। और गांधी जब पढ़ के आए और साउथ अफ्रीका से जब बाहर वापस आ गए इंडिया में राजनीति में इनके, तो सबसे पहले इनका साथ निभाने वाले जिन्ना ही थे। तो आरंभ में जिन्ना हिंदू और मुस्लिम एकता के कट्टर समर्थक थे और अंततः तिलक और जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गई। और एक घटना याद रखें कि आपको याद होगा कि 1909 के अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा की गई थी। अर्थात मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्टोरल कॉलेज बना दिया गया था और कहा गया था कि मुसलमान प्रतिनिधि को मुसलमान मतदाता ही चुनेंगे। जैसे आज कहीं भी इलेक्शन हो, मुस्लिम प्रतिनिधि हो, हिंदू प्रतिनिधि हो, सभी को सभी चुनते हैं। तो हिंदू मुस्लिमों के बीच एकता को बाधित करने के लिए 1909 ईस्वी के अधिवेशन में पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी गई थी, जिसका शुरू में कांग्रेस विरोध कर रही थी। लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने
किसी तरह से मुस्लिम लीग को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया और अंततः पृथक निर्वाचक मंडल की मांग जो मुस्लिम लीग के लिए की जा रही थी बराबर, जिसको 1909 के अधिवेशन में लागू भी कर दिया गया था, और कांग्रेस अपना एक्सेप्टेंस नहीं दे रही थी क्योंकि इस काल की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही थी, और कांग्रेस जिसको एक्सेप्टेंस देती थी वही नीति आगे चलती थी। तो भले ही 1909 ईस्वी में के अधिनियम में अंग्रेज़ों ने मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी थी, लेकिन कांग्रेस इसको अपना एक्सेप्टेंस नहीं दे रही थी। यह भी एक मुस्लिम लीग और हिंदू के बीच तनाव का कारण था कांग्रेस के बीच। अंततः 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में इसको भी एक्सेप्टेंस मिल गया। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ आ गई और भारत की शक्ति और संगठन पर्याप्त मजबूत हो गई। 1916 से पहले दो विभाजन बड़ा प्रमुख था, एक कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के बीच, और एक कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच। यह दोनों विभाजन, यह दोनों फूट समाप्त हो गया लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ समझौता 1916 में, जिसकी कुछ घटनाओं को फिर से एक बार याद कर लें। अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार, दो घटनाएं मुख्य थी, कांग्रेस का एकीकरण और कांग्रेस तथा लीग के बीच समझौता। तो इस तरह हम लोगों ने कांग्रेस के दो प्रमुख अधिवेशन के बारे में चर्चा किया। विश्वास है आप सभी इसको सही से समझे होंगे। वीडियो को बढ़िया से देखें, लेक्चर को गौर से देखें। सभी प्रश्न बोर्ड, जितने चीज़ों को लिख दिया गया है बोर्ड पर, वो सभी प्रश्न डायरेक्टली आते हैं, और फिर इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो को लेकर के आगे उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।